हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जब जागो जब सवेरा हो जाता है। क्या हाल चाल है आपके? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। मैं चंदन कुमार आप लोग को वेलकम करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है आरसीपी फिजिक्स, जहां पे हम आपको सिखाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर की। किसकी पढ़ाई कर रहे थे? एडिशन ऑफ वेक्टर की। एडिशन ऑफ वेक्टर एक अपने आप में इसकी एक दुनिया सी जैसी है, जैसे कि लॉ ऑफ वेक्टर के नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन विद वेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में दो तरीके की चीजें की पढ़ाई किया था। पहला कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है और दूसरा पैरेललोग्राम्स लॉ क्या होता है। और मैंने आपको ये भी सिखाया था कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम्स लॉ में क्या डिफरेंसेस है। और अगर आपने हमारी वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से बहुत आसानी से आप देख सकते हैं हमारे वीडियो को। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि उसी पे बेस्ड है लास्ट लेक्चर पे। यानी कि लास्ट लेक्चर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है आज का ये लेक्चर। यानी कि आज हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से पैरेललोग्राम्स लॉ और किस तरीके से ट्रायंगल लॉ को यूज किया जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लेकर बहुत परेशान होते हैं कि फॉर्मूला मुझे याद है लेकिन जब यूज करने जाता हूं तो मेरे से तो सवाल ही नहीं होते हैं सर, तो मैं क्या करूं। तो कुछ मत करो, बस जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप देखते रहिए, फिर देखिए कैसे यूं ही सवाल चुटकी में पैरेललोग्राम्स लॉ एंड ट्रायंगल्स लॉ पे यूं ही चुटकी में उठ जाते हैं सवाल। देखिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में हमने आपको सिखा दिया था कि देखो बेटा, ए वेक्टर होता है और दूसरा बी वेक्टर होता है, और ये जो होता है रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं, सी वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? पक्का सिखा दिया था, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। तो इसको जो बोलते थे कुछ नाम था, इसका नाम था बेटा पैरेललोग्राम्स लॉ। क्या नाम था? पैरेललोग्राम्स लॉ। ये था पैरेललोग्राम्स लॉ। अब उसी तरीके से एक और लॉ था जिसका नाम था ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में क्या होता था कि एक वेक्टर ए होगा, दूसरा वेक्टर बी होगा। इस तरीके से एक वेक्टर ए होगा और दूसरा वेक्टर क्या होगा बेटा? बी होगा। और उन दोनों को टेल और हेड से ज्वाइन करने वाली लाइंस, हेड एंड टेल से ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग बोलते थे रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि यहां से अगर आप यहां पर जब जाओगे तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो कोई आसमानी जादू नहीं होगा, वो भी हो जाएगा सी वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ये तो लिखने का आइडिया है। सी वेक्टर भी दो तरीके के क्वांटिटी रखते थे। एक मैग्नीट्यूड क्या होता था? सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। ये रूट अंदर में होता था। और डायरेक्शन अगर ए से लिख रहे हो तो लिखते थे बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस में बी cos थीटा। और अगर बी से लिख रहे हो तो क्या लिखेंगे? बी साइन थीटा अपॉन में ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस में cos थीटा। तो दिस इज द सिंपल, है कि नहीं? अब कुछ बढ़िया सा एक सवाल देखते हैं कि लिखा हुआ है ऐसे करके सी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल टू में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं? ऐसे एरो को देखो ध्यान से, एरो को देखना ध्यान से। चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, है ना? एरो को देखना ध्यान से। अब इसमें बोला है कि एक क्वेश्चन से कुछ इस तरीके से और कुछ ऑप्शन दे दिया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू में सी वेक्टर माइनस में बी वेक्टर है, ए वेक्टर चाहे सी वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर है, और हो सकता है कि बी वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस में सी वेक्टर है, हो सकता है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बता दो। फोटो आपके सामने है, ट्रायंगल्स लॉ आपने पढ़ लिया, मैं उम्मीद करता हूं कि पढ़ लिया होगा। तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा? एक, नो, दो, यस, तीन, यस, चार, यस, एक, क्यों? वो भी यस। अब सारे ऑप्शनों को बिल्कुल अच्छी नजरों से देखते हो, यही बड़ी बात है। तो रियल में बेटा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा और ये हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों? क्यों? सोचो कि अगर देखो कि रिजल्टेंट का ट्रायंगल स्लो में क्या ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, पक्का दिख रहा है, तो रिजल्टेंट का ट्रायंगल स्लो में एक पहचान है। क्या पहचान है? कि या तो वो टेल टेल से रहेगा या तो वो हेड हेड से रहेगा। यही एक सबसे अच्छी पहचान है। या तो वो हेड हेड से रहेगा या तो वो टेल टेल, ये दोनों। अब देखो ना, टेल टेल यहाँ है, हेड हेड यहाँ है, तो ये 100% एश्योर हो गया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर लिखना सबसे बेहतर तरीका होता है। अच्छा, इसको जो मैं कॉन्सेप्चुअली आपको बताना चाहूंगा बेटा कि आप हेड और टेल के चक्कर में ना पड़ो। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सुनो। हेड और टेल के चक्कर में तो हर कोई पढ़ाया, हर कोई समझाया, आपको समझ में भी आया। मैं जैसे बता रहा हूं, दुनिया के सारे ट्रायंगल्स के रिजल्टेंट, दुनिया के सारे ट्रायंगल्स के रिजल्टेंट आप एक ही चुटकी में लिख देंगे। दुनिया के सारे रिजल्टेंट, ट्रायंगल्स के सारे रिजल्टेंट को एक चुटकी में लिख देंगे। तो एक चुटकी का कीमत तुम क्या जानो, मैं वो चुटकी बता रहा हूं, देख लो बेटा। हम जानते हैं कि जानते क्या है? कुछ नहीं जानते हैं। स्टाइल बोल दिया मैंने, स्टाइल में। ऐसे समझो, ऐसे समझो कि जो ट्रायंगल्स है बेटा, ये लिखा हुआ है ए वेक्टर, दूसरा में बी वेक्टर, तीसरा में सी वेक्टर। क्या कुछ ऐसे लिखा हुआ था? पक्का बात ऐसे लिखा हुआ था। तो मैं क्या कह रहा था बेटा कि किसी एक पॉइंट से चलो और दूसरा उसी पॉइंट पर पहुंच जाओ, इज इक्वल टू में 0 कर दो। जिस डायरेक्शन में चल रहे हो उसको पॉजिटिव मानो। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें वेक्टर मिलते हैं तो उसको नेगेटिव मानो। मैं बस यही छोटा सा उम्मीद करता हूं तुमसे कि तुमको ऐसा करना होगा। अब देखो कैसे, जो आपने बताया सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। कौन से पॉइंट से चले? मान लीजिए किससे चले, तो क्या सी ऐसे घूम रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में घूम रहे हो, तो जैसे इस डायरेक्शन में घूम रहे हो तो प्लस में सी वेक्टर लिखो, क्योंकि ये जो वेक्टर है उसी डायरेक्शन में है। फिर जब इसको जाकर देखा, इसको फोटो कुछ ऐसा ही है क्या? फोटो मैंने कुछ गलत लिख दिया ना? फोटो मैंने कुछ गलत लिख दिया, सही बात है। ये जो है वेक्टर जो होगा वो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, है ना, इस फोटो का है। तो चलिए सी वेक्टर, फिर आगे गया तो बी वेक्टर मिला। क्या उसी डायरेक्शन में बी वेक्टर है? तो हाँ सर उसी डायरेक्शन में है बी वेक्टर। फिर आगे गया तो देखा कि ए वेक्टर मिला। तो ए वेक्टर क्या जिस डायरेक्शन में जा रहे थे क्या उसके अपोजिट मिला? हाँ सर। तो इसके लिए हम लिखेंगे माइनस में ए वेक्टर। फिर क्या उसी पॉइंट पे चलाएं? हाँ सर। इज इक्वल टू में 0 लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो यहां से एक बात समझ में आया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू में सी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, और बेटा आप लिख सकते हो बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। क्या बात समझ में आई? आई या नहीं आई? पक्का आई? आई तो आई, गई किधर? ओके, क्या समझ में आ गया है? बिल्कुल, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब ऐसे दुनिया के सारे ट्रायंगल का ये वाला रिलेशन तो 100% लिख सकते हो। ये ध्यान रहे, ये वाले रिलेशन 100% लिख सकते। ध्यान रहे कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, और अगर चलते चलते रास्ते में कोई उल्टा मिल गया तो उसको नेगेटिव बोल दो, और जिस पॉइंट पे पहुंच गए तो इक्वल टू में 0 बोल दो। इसमें कोनो बड़ी बात नहीं है, नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा जी एक क्वेश्चन और आप करके दिखा दीजिए। एक जो है ये वेक्टर, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। चलिए ए और बी में वेक्टर रिलेशन लिख के दिखाइए कैसा बनेगा। मैं बता दूं, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल टू में सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर इज इक्वल टू में माइनस में सी वेक्टर, और फिर सी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर इज इक्वल टू में माइनस में बी वेक्टर। और हम लोग क्या लिख सकते हैं
ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में क्या इज इक्वल टू में सी वेक्टर, तो हो गया बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर इज इक्वल टू में, नहीं यार क्या लिख रहा हूं, सी वेक्टर इज इक्वल टू में बी वेक्टर। ये इसमें से कौन सा रिलेशन सबसे महत्वपूर्ण है, इन तीनों में से कौन सा रिलेशन सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है। अच्छे बच्चे हो, होनहार बच्चे हो, पक्का आता होगा आपको। चलो तो मैं करता हूं, क्या मास्टर ने बताया था, जिस पॉइंट से चलो उस पॉइंट तक चलते रहो और जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर मिल जाता है तो उसको पॉजिटिव मानो, और अगर उसके अपोजिट में मिलता है तो क्या मानना है बेटा, नेगेटिव मानना है। तो चलिए इसी बात पे हम काम करते हैं। ए वेक्टर फिर इधर में प्लस में बी वेक्टर, फिर इधर में जब घूमते गए ऐसे फिर ऐसे, तो देखोगे प्लस में सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। दिस इज द ओरिजिनल। ये सब तो फेकू है, क्या फेकू तुम समझते हो, ये सब फेकू है, ये ओरिजिनल तो ये है कौन सा। अब इस ओरिजिनल से ये कैसे बनेगा, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो देखा हमने कि ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल टू में, तुम्हें पता है ना कि इस साइड में नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव में हमारे पास यही है, यानी कि ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस में सी वेक्टर ही बन सकता है, और चाहे फिर सी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर इज इक्वल टू में माइनस में बी वेक्टर बन सकता है। क्या तुम्हें बात समझ में आया, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, रियलिटी में बेटा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर इज इक्वल टू में 0 है, और उसके बिहाफ पे हम ऐसा कर सकते हैं। बोलो होश उड़ गए, अरे यार कहाँ होश उड़े होंगे यार, इसमें होश उड़ाने वाला तो था ही नहीं, तो उड़ा कहां से, होश ही नहीं उड़े होंगे, ये तो बहुत सिंपल है। चलिए और आगे बढ़े। माइक का आवाज आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। हाँ अब माइक का आवाज जाएगा और भी स्ट्रॉन्ग। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं, एक और करते हैं, चलिए ना यहाँ पे कर लेते हैं ना, यहाँ पे जगह तो स्पेस है। तो हम जानते हैं कि ए वेक्टर, एक और सवाल कर लेते हैं, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल टू में सी वेक्टर है या नहीं है, तो तुम बताओ। फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस में बी वेक्टर, प्लस और माइनस में बी वेक्टर का मतलब डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, पहला ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा कैसे, रब जाने खुदा जाने। अरे चौथा तो भाई खुदा जाने वाली बात हो गई है ना, फर्स्ट वाला भी नहीं, सेकंड वाला भी नहीं, थर्ड वाला भी नहीं, सर खुदा जाने। कौन सा होगा बताओ, जल्दी से बता दो। सर मेरे को तो लग रहा है सर कि खुदा जाने वाला ज्यादा अच्छा हो। वाह वाह, सॉल्व कर लेते हैं। तो ए वेक्टर बेटा और बी वेक्टर जो है वो बेटा ऐसे है, ये तो हर कोई जान रहा है। और ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर कैसे होगा, माइनस बी वेक्टर क्या ऐसे ही होगा। तो क्या इन दोनों के रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से क्या इन्हीं दोनों के बीच में आने वाला है, यानी कि ये जो हो जाएगा ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर होगा। किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए। प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर है, जिस तरीके से सिर्फ प्लस बी वेक्टर है ना, जिस तरीके से सिर्फ प्लस बी वेक्टर है ना, उसी तरीके से ए माइनस में बी वेक्टर होगा। और ए माइनस में बी वेक्टर का रिजल्टेंट जो है कुछ इसी तरीके से आएगा इधर की तरफ, ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर। क्या बातें क्लियरिटी हो गई, क्या तुम्हें समझ में आया फैक्ट क्या है, या फैक्ट ही नहीं समझ में आया। तो ऐसे सारे सवाल आप कर सकते, बहुत सिंपल। हटा दूं क्या, पक्का हटा दूं, नोट कर लिया, क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं।
क्या ऐसे सवाल सब उड़ा दे सकता है? आप इसे मत फंसना, इधर ए सी सर ए प्लस बी इधर तो ए माइनस बी इधर, नहीं 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 ना बेटा ना। इधर कौन आएगा? इधर कौन आएगा? इधर आएगा माइनस में ए वेक्टर और माइनस में बी वेक्टर का रिजल्टेंट। मतलब कि ये रिजल्टेंट जो है सी वेक्टर, वो सी डैश मान लेते हैं क्योंकि सी तो ऊपर माना है, तो सी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है यहाँ पर वो हो जाएगा माइनस में ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस में बी वेक्टर। दिस इज द बेसिक रिजल्टेंट, दिस इज द बेसिक रिजल्टेंट, जो कि आप सोचते हो कि उसका उल्टा इधर आएगा, तो दिस इज द बेसिक रिजल्ट। क्या उसी तरीके से आप ये भी आइडिया पता लगा सकते हो कि हमने तो ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर पूछा, अगर मान लीजिए कि बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर पूछता तो बेटा बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर पूछता तो क्या होता? तो फिर आप कैसे करते? बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर किधर? जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो, जल्दी जल्दी जल्दी। यस यू क्लिक, तुम्हारा माइंड बता दिया कि सर बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर तो सर कुछ भी नहीं है। आप अगर देखोगे ध्यान से तो सर आपने तो बी वेक्टर ऐसे दे दिया था और ए वेक्टर सर आपने ऐसे दे दिया था, तो सर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर तो ये तो उल्टा हो जाएगा ना इधर की तरफ में, माइनस में ए वेक्टर, तो सर उसका रिजल्टेंट तो सर इधर आएगा बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। क्या कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ गई इस सवाल में? ये सवाल है ही नहीं टफ का, ये सवाल जो बच्चे ऐसे डाउट पूछ लिए तो मतलब यार अपने जिंदगी से नाइंसाफी कर रहे हो। मतलब ये तो बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल, बेसिक का भी बेसिक सवाल ही ऐसे सवाल। क्या मैं इसको हटा दूं ईमानदारी से? क्या समझ रहे हो? पक्का पक्का हटा दूं? हटा दूं? चलो तो चलिए अब हम सीखते हैं सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वेक्टर्स का। बहुत ही इजी है बेटा। अब देख लो सब्सट्रैक्शन में बहुत लोगों को एंगल की दिक्कत होती है, तो एंगल वाला प्रॉब्लम तो प्लीज आज वीडियो देखने के बाद दोबारा मत पूछना, क्योंकि एंगल वाले को मैं ऐसे करूंगा ना, उसको समझ गया ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखो कैसे करते हैं। जैसे कि एक ए वेक्टर ये है और दूसरा जो है बी वेक्टर मान लेते हैं कि हमारे पास जो है वो कैसे मान ले, ये है, कैसे करें बी वेक्टर मान लीजिए ये है। अब इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब हमें निकालना है सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन सी वेक्टर मान लेते हैं। तो मैं सब्सट्रैक्शन को ए माइनस में बी वेक्टर मेरे को बेसिकली निकालना है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि क्यों ना सी वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस में बी वेक्टर बोले। क्या दिक्कत है तुमको बताओ? बहुत सिंपल सा है। सी वेक्टर को मैं लिख दिया ए वेक्टर और प्लस में माइनस ऑफ बी वेक्टर, मतलब माइनस ऑफ बी वेक्टर मतलब उल्टा ए वेक्टर प्लस में उल्टा ऑफ बी वेक्टर। तो क्या बुराई है? तो फोटो बनाना पड़ेगा हमें, बस यही बुराई है ना। तो अगर ये थीटा है बेटा तो फोटो कैसा बन जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में बी वेक्टर। अब तुम ये बताओ कि उल्टा करने से, वेक्टर को उल्टा करने से क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो तुम बोलोगे कि सर ठीक है मैग्नीट्यूड चेंज तो नहीं होगा। तो ठीक है, मैग्नीट्यूड मैंने चेंज नहीं किया चेंज मैंने मैग्नीट्यूड, कोई बुराई? ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट एंगल कितना बन जाएगा? ये अगर थीटा था तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 180 माइनस में थीटा, बस हो गया। सी वेक्टर क्या बनेगा? सी वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में 2ab cos 180 माइनस में थीटा। अब बहुत लोग को ये दिक्कत आ रही होगी कि सर बी की जगह पे माइनस बी नहीं लिखे क्या? बी की जगह पे माइनस बी नहीं लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे बेटा ए और बी जो है वो रियल में मैग्नीट्यूड है। ए बी रियल में क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड। डेट्स वाई हम लोग माइनस बी नहीं लिख पा रहे। तो cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस में cos थीटा। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बन जाएगा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो बन जाएगा कितना? ए का स्क्वायर
ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab cos थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर। थीटा एंगल दे देगा दो वेक्टर के बीच में, बोले कि ए और बी के बीच में एंगल थीटा है और तुमको निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आप ऐसे चक्कर में मत पड़ोगे कि इस तरीके से डायरेक्ट रिजल्टेंट याद कर लो कि भैया रूट अंदर में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab cos थीटा होता है। अब इसका डायरेक्शन मान लेते हैं कि सी वेक्टर का डायरेक्शन अल्फा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू में क्या लिखोगे बेटा, tan अल्फा इज इक्वल टू में बी साइन थीटा, बी साइन 180 माइनस में थीटा अपॉन में ए प्लस में बी कॉस 180 माइनस में थीटा। यही तो लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे 180 माइनस में थीटा, 100% लिखेंगे। और यहां पर हो जाएगा कितना, बी साइन थीटा अपॉन में ए माइनस में बी कॉस थीटा। यानी कि अल्फा को अगर निकालना है तो जहां जहां प्लस है, जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस लिखेंगे। तो यानी कि a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा है, यहां हम लिख देंगे माइनस ए माइनस में बी कॉस थीटा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हुआ या नहीं हुआ? क्या हो गया कॉन्सेप्ट क्लियरिटी? कि अभी भी बुस्ट कर रहे हो कि अरे सर नहीं हुआ, अब कहां से करेंगे? ए माइनस बी कॉस थीटा सिंपल सी है, हटा दो क्या इसको? ठीक उसी तरीके से अगर ये अल्फा अगर आप बीटा से निकालना चाहते, ये वाला एंगल निकालना चाहते, तो यहाँ पे बी की जगह पर ए आ जाता। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे माइनस की जगह पर क्या हो जाता, प्लस। नहीं भैया, नहीं प्लस आएगा, आएगा तो हमेशा क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। क्या बिल्कुल क्लियर हो गई बात? माइनस ही रहेगा। ठीक है, मैं इसको हटा दूं, पक्का हटा दूं। ठीक, तो चलिए एक सवाल करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, आप लोग के लिए लाया हूं, आप लोग के जैसे ही खूबसूरत है, तो वो सवाल देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा ऐसे सवाल है, सवाल तो आसान ही होते हैं, अब आप लोग उसको टफ बना दो तो एक अलग बात है। ना सर फिजिक्स में तो समझ में आता है लेकिन क्वेश्चंस करता हूं तो होते ही नहीं है। ये सवाल भी आसान सवाल है, इसका भी आंसर आसान है, पढ़ोगे तो कैसे नहीं होगा? ऐसा कुछ है क्या चीज जो पढ़ाई कर लो और समझ में ना आए और क्वेश्चंस करो क्वेश्चन हो जाए? ऐसा कहीं कुछ नहीं बना है। तो चलिए एक सवाल करते हैं। तो सवाल है बहुत बवाल वाला, और सवाल क्या है कि इफ ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल टू में ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ऐसा दिया हुआ है कि अगर ऐसा है तो बोला है कि फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो चलिए निकालो जल्दी से, मैं बोर्ड से हट जाता हूं। इफ ए तो है तो बहुत आसान, ये तो समझ में आ रहा होगा। चलिए करते हैं बहुत बेसिक से सॉल्यूशन, बहुत बेसिक से करते हैं। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। बोलो भैया होगा कि नहीं? हाँ सर। इज इक्वल टू में रूट अंदर में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab cos थीटा। अरे थीटा मान लिया दोनों के बीच में एंगल, तो सर आंसर थीटा मान, तो थीटा ही तो आंसर है। तो भैया थीटा की वैल्यू क्या है वो तो बता दो। तो यानी कि ये है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 2ab cos थीटा। अब यहां से सिंपल सी बात है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तुम्हारा आंसर आ गया है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा इज इक्वल टू में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab cos थीटा। बोलो बोलो बोलो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर कट गया, तो ये इधर आ जाएगा, तो 4ab cos थीटा इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा, 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो बताओ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पाई बाई में 2। यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री जब होगा ना, 90 डिग्री, जब थीटा इज इक्वल टू में 90 डिग्री जब होगा, तब ऐसी कहानियां पॉसिबल है
कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएंगे। कब पॉसिबल है? जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाए बेटा? 90 डिग्री। क्या क्लियर हुई बात या नहीं हुई? नहीं हुआ तो फिर से पीछे करके इसको सॉल्व करो। अगर हो गया तो आगे बढ़ते इसको मैं बाय बाय कर देता हूं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, क्लियर? पक्का? तो एक सवाल आपके सामने, आपके लिए, आपके द्वारा बनाया गया सवाल, आपके द्वारा नहीं, हमारे द्वारा बनाया गया सवाल, एक्चुअली कॉपी कट किया गया सवाल बोर्ड पर आ रहे हैं, आपको देखने हैं वो सवाल। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, आपको सिर्फ लगाने एफर्ट जो मैंने आपको सिखाया है। फिर देखते हैं आपने कितना सीखा है वो कॉन्सेप्ट। तो चलिए आपके सामने आ रहे हैं बोर्ड पर। लिखा हुआ है कि टू वेक्टर बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। बहुत ही आसान सवाल है। बोल रहा है कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? सेम है। मान लेते हैं कि एक्स है, मान लेते हैं कि एक्स है। ठीक है, अब तब हो गई हद कि रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या है बेटा? आइदर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू भी क्या है बेटा? वो भी आइदर वेक्टर मतलब किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो अगर ऐसी बात होगी तो दिखने में थोड़ा अजीब लगेगा यार, दो का सम साला एक के बराबर कैसे होता है? तो होता है कुछ कुछ केसेज में होता है। कैसे? जो देखो, हम जानते हैं कि r का रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2ab cos थीटा होता है। अब तुमको ही पता है कि r जो है वो x के बराबर है, x का स्क्वायर इज इक्वल टू में x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 2x का स्क्वायर इंटू में cos थीटा। ये x का स्क्वायर कैसे लेते हैं? क्योंकि a भी x b भी x तो x का स्क्वायर। इसने इसको मार दिया, यहाँ हो गया कितना? 0 इज इक्वल टू में हो गया x का स्क्वायर और 1 प्लस में 2 cos थीटा। यहाँ से फिर क्या हो जाएगा? 1 प्लस में cos 2 थीटा, सॉरी cos थीटा इज इक्वल टू में कितना? 2 cos थीटा इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से अगर सॉल्व करो तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? माइनस में 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 में 120 डिग्री पर ऐसी घटना अक्सर घटती है। 120 डिग्री पर ऐसी घटना अक्सर घटती है कि दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उसका रिजल्टेंट भी आइदर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है। तो ये चीजें आपको माइंड में बिल्कुल सेटअप करने हैं। सर न्यूमेरिकल कौन सेटअप करता है? सेटअप करता है भाई, न्यूमेरिकल को भी माइंड में बिल्कुल सेटअप करना है। मैं जितना काला दिख रहा हूं ना उतना काला हूं नहीं, लेकिन तुम क्या करोगे? जो दिखेगा वही तो बोलोगे ना। बात सही है। ये थीटा इज इक्वल टू में 120 डिग्री। क्या बात है? बिल्कुल क्लियरिटी है। इसको मैं हटा दूं पक्का? क्या अगले सवाल पे चले? अगले सवाल कर दोगे? चलो मैं अगले सवाल दे रहा हूं आपको, वो सवाल करने हैं अभी। नेक्स्ट जो सवाल है लिखा हुआ द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18 न्यूटन and the magnitude of their resultant is 12 Newton. If the resultant makes an angle 90 degree with the force of a smaller magnitude, what are the magnitude of two forces? यानी कि दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है 18 न्यूटन दे के रखा है, 18 न्यूटन, और रिजल्टेंट 12 न्यूटन है। यानी कि दो फोर्सेज है, P का मैग्नीट्यूड प्लस में Q का मैग्नीट्यूड जो है वो 18 न्यूटन दे के रखा है। ओके, यही है। और बोला है कि रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट वो उसका रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड जो है वो है कितना? 12 न्यूटन। ये भी बात है, सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और बोलता है, और क्या क्या बोल रहा है? उसका रिजल्टेंट जो है स्मॉलर फोर्स से 90 डिग्री पर है। तो स्मॉलर फोर्स तो एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? स्मॉलर फोर्स क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो स्मॉलर फोर्स किसको माने? तो किसी को ही मान लो। मतलब P को हमें स्मॉलर बोल रहे हैं, P को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्मॉलर। ठीक है, चलो तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब कि 18
का स्क्वायर इज इक्वल टू में 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू में p का स्क्वायर प्लस में q का स्क्वायर प्लस में 2pq cos थीटा। ये बात तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? ये रियल में ऐसा है, p प्लस में q इज इक्वल टू में 18 न्यूटन। भाई साहब ध्यान रहे कि p वेक्टर नहीं है कि टेंशन होगा, मैग्नीट्यूड है। एक हो सकता है 12 होगा, एक हो सकता है 6 होगा, एक हो सकता है 15 होगा, एक हो सकता है 3 होगा, हो सकता है 2 होगा, एक 16 होगा, कुछ भी, एनीथिंग। तो हमको वैल्यू निकालना है। तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में q का स्क्वायर प्लस में 2pq cos थीटा, ये हमने लिख दिया। अब हमको एक और दिया है कि tan अल्फा जो है वो हो जाएगा q sin थीटा अपोन में p प्लस में q cos थीटा। किससे? एंगल P से, एंगल P से, P को हमने स्मॉलर वेक्टर माना और P से हमारा एंगल है अल्फा। लेकिन अल्फा का वैल्यू तो दे रखा है 90 डिग्री, अल्फा का वैल्यू 90, तो tan 90 इंफिनिटी होता है। अब तुम बताओ भाई साहब कि इंफिनिटी कब होगा? समथिंग डिवाइडेड बाई में x इज इक्वल टू इंफिनिटी है, मतलब x 100% जीरो है, तभी इंफिनिटी हो सकता है। x 100% जीरो है, तो इसका मतलब p प्लस में q cos थीटा इज इक्वल टू में जीरो है, तभी ये संभव है कि ये इंफिनिटी बन जाए, तभी ये संभव है कि इंफिनिटी बन जाए। क्या ये बात क्लियर हुआ तुमको? पक्का क्लियर हुआ है? तो इसका मतलब कि यहां पर q cos थीटा इज इक्वल टू में माइनस में p लिखेंगे, q cos थीटा इज इक्वल टू में माइनस में p लिखेंगे। सर कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, ऐसी बात है, ऐसी बात है। तो समझो ना, किसने माना किया? तो q cos थीटा की वैल्यू माइनस p आई। अब इस जो इक्वेशन है बेटा, इसमें अगर करोगे तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू में p का स्क्वायर प्लस में q का स्क्वायर प्लस में 2 और q cos थीटा को मैं लिख दूं माइनस p, तो ये हो जाएगा 2p और माइनस में p। बोलो, तो 12 का स्क्वायर यानी कि 144 इज इक्वल टू में p का और ये यहाँ पे माइनस p का, यानी q का स्क्वायर माइनस में p हो जाएगा, p का स्क्वायर, या 144 इज इक्वल टू में q माइनस में p इंटू में q प्लस में p हो जाएगा। और q प्लस में p 18 है, q प्लस में p क्या है? 18 है, तो q प्लस में p अगर 18 है तो लिख दोगे 144 इज इक्वल टू में q माइनस में p, और ये हो जाएगा इधर में 18, तो ये 18 और ये 8 बार में, तो q माइनस में p इज इक्वल टू में 8 है। और यहां से दो इक्वेशन मेरे को मिल गया, p प्लस क्यू इज इक्वल टू में 18 और q माइनस p इज इक्वल टू में 8। जल्दी से नोट करो और बताओ भी कि आंसर क्या होगा। चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूं। इसके बाद क्या लिखा कुछ समझ में आ रहा है? पहले तो मैंने कहां से स्टार्ट किया कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैंने स्टार्ट किया यहां से ऐसे ऐसे, मैंने तो एक इक्वेशन ये लिखा, उसके बाद मैंने ये लिखा, फिर मुझे लगा कि यार ये आ गया, फिर उसकी वैल्यूज पुट कर दिया इसमें, तो हमारे पास आ गया दो इक्वेशन, एक तो p प्लस में q इज इक्वल टू में 18 और यहाँ से q माइनस में p इज इक्वल टू में 8, ये दोनों को ऐड कर दोगे तो 2q इज इक्वल टू में 26, तो q इज इक्वल टू में आ गया 13, तो p इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन आ जाएगा। देखो p स्मॉलर हो गया। कैसा लगा सवाल? अरे काहे घबरा रहे हो भैया, बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी सवाल है, नोट करो जल्दी से। एक सवाल और है, वो बहुत ही थोड़ा सा मतलब टफ भी है और थोड़ा सा इजी भी है। मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरिटी है तो आप उस सवाल को कर सकते हो। तो एक्चुअली मैं वो सवाल आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप उस सवाल को करना। होमवर्क का मतलब होता है होमवर्क, तो वो सवाल आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप उसको कर कर देखना, बहुत ही मजा आने वाला प्यारा सवाल है आपके लिए। ठीक है, तो होमवर्क में बोर्ड पर वो सवाल लिखवा दे रहा हूं, जो एक आएगा कुछ ऐसे लिखा हुआ रहेगा, तो आप उसको नोट कर लीजिए। तो सवाल आपके सामने, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर इज थीटा, रिजल्टेंट ऑफ दीज
वेक्टर कैपिटल R मेक्स एन एंगल थीटा बाई 2 विद ए वेक्टर विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रू। इसमें 4 ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। और इसका सही जो आंसर जो है तुम गेस करोगे तो आंसर इसका सी ऑप्शन है। ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू में बी का मैग्नीट्यूड। तो आपके लिए मैं ये सवाल छोड़ दे रहा हूं, आपको ये करना है। क्या बात समझ में आ गई? करना है तो करना है। तो चलिए फिर, ये तो आपके लिए होमवर्क हो गया। अब मैं आपको दे रहा हूं, अभी मैं आपको करवाने के लिए, जस्ट वेट। तो चलिए एक और सवाल है आप लोग के बोर्ड पर सामने, आप उसको देखोगे, करने का इच्छा करे तो कर लो, नहीं तो मैं खुदा जानेगा क्या होगा तेरा। तो कर लेते हैं सवाल को, बहुत इजी सवाल है। तो आप पे बोर्ड पे आ रहे हैं, बोर्ड पर देखते रहिए, नजरें टिका कर बैठिए, क्योंकि आपके सामने आ रहे हैं बहुत हॉट सवाल। तो वो सवाल को चलिए देख लेते हैं। तो सवाल है, 2 forces of 4 डायन and 3 डायन act upon a body, the resultant force on the body can only be। हमारे पास 4 ऑप्शन है। वो है कि मोर देन 3 डायन, मोर देन 4 डायन, बिटवीन 3 and 4 डायन, बिटवीन 1 and 7 डायन। ये भाई डायन जो ये बड़ा डायन होती है, पता नहीं कि 1 न्यूटन के कितने डायन लगे थे 1 न्यूटन में। 10⁵ डायन थे। सर ये डायन क्या वही वाला डायन है जो हम सोच रहे हैं? बिल्कुल वही वाला डायन है। वो वाला डायन नहीं है, दूसरा डायन है। वो एक डायन थी है ना, ये डायन है। तो चलिए, तो एक है 3 न्यूटन, 3 डायन एंड 4 डायन। 2 वेक्टर यानी कि 2 फोर्सेज एक ही बॉडी पे लग रहे हैं। तो 4 ऑप्शन है। अब बोलते हैं 4 ऑप्शन में कौन से ऑप्शन सही है, यही है। तो देखो, इस तरीके के सवाल जितने भी हैं, इसका एक फंडा है कि ये दोनों फोर्स मिल के भी मैक्सिमम फोर्स कितना हो लगा सकता है, मैक्सिमम। तो सर 3 डायन प्लस 4 डायन 7 डायन लगा सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा क्या लगा सकता है? मैंने आपको बताया था कि रिजल्टेंट जो होता है वो दोनों वेक्टर का सम होता है। तो 3 डायन प्लस में 4 डायन मतलब 7 डायन होगा मैक्सिमम फोर्सेज। और मिनिमम जो फोर्स होगा बेटा, मिनिमम जो फोर्स होगा वो 4 डायन माइनस में 3 डायन। कि डायन आपस में कैंसिल आउट भी होते हैं, एक थी डायन, एक थी डायन। तो यानी कि जो फोर्सेज जो हैं वो किसके किसके बीच में लाइज करेगी? 7 डायन एंड 1 डायन के बीच में। तो ऑप्शन देख लो कौन सा आंसर आएगा। यानी कि 1 डायन भी इसका आंसर हो सकता है, 2 डायन भी हो सकता है, 3 डायन, 4 डायन, 5 डायन, 6 डायन एंड हार्डली मैक्सिमम 7 डायन। तो आपके जिंदगी में अगर किसी मतलब समझ गया ना, किसी दोस्त के पास 3 डायन है और किसी दोस्त के पास 4 डायन है, तो वो दोनों अगर अटैक करेगा तो भैया मैक्सिमम जो है 7 डायन मिलकर बनेगा। 7 डायन एक साथ अटैक करेगा और कम से कम तो 1 डायन करेगा, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि सॉरी कम से कम, हाँ कम से कम 1 डायन करेगा, तो है ना। तो मैक्सिमम 7 डायन और मिनिमम 1 डायन, और दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही प्यारा सा सवाल था, बहुत ही सिंपल सा सवाल। क्या बातें क्लियर हो गई है? क्या मैं इसको हटा दूं? पक्का। एक और सवाल करते हैं, बहुत बढ़िया सा सवाल है, उसको करेंगे। आपको ये भी सिखाएंगे कि वेक्टर का जो एडिशन है ना वो बहुत ही जबरदस्त है। तो वो सवाल आपके सामने बोर्ड पर आ रहे हैं, तो बोर्ड की तरफ में देखिएगा, बोर्ड पे कौन सा सवाल है उसको करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए मैं आपके सामने बोर्ड पे सवाल दिखाई देगा आपको, मैं बोलूंगा क्या मतलब दिखाई देगा आपको बोर्ड पर, तब बोर्ड की तरफ नजर टिका के बैठिए। लिखा हुआ सवाल, द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर शोन इन एडजॉइंटिंग फिगर। तो रिजल्टेंट बेटा निकालना है। तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, खुद से भी करने की कोशिश कर सकते हो। तो खुद से जब करोगे तो क्या होगा, हम आपको सॉल्व करके तो दिखा देते हैं। जब इधर देखोगे तो ये वेक्टर है ऐसे, हम जानते हैं कि इनका रेडियस वेक्टर ये होता है इस तरीके से। तो हमारे पास कुछ कुछ
नाम रख दिया गया है, वो नाम ओए ओबी ओसी, मैं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन में है कि नहीं। तो नाम जो है ओए ओबी ओसी, ठीक है, ओए ओबी ओसी, ये तीन तरीके के वेक्टर्स है, ओसी ये तीन तरीके के वेक्टर्स है। अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। अब हमें तो मास्टर ने सिखाया दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, वो सिखा दिया था, तो तीन वेक्टर का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि इन तीनों का रिजल्टेंट, ये जो पहले हम इसको 1 मान लेते हैं और इसका 2 मान लेते हैं, तो यानी कि ओसी वेक्टर प्लस में ओए वेक्टर का रिजल्टेंट ओबी वेक्टर के तरफ नहीं आएगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं कि उधर ही आएगा, ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि उधर आएगा, ये दिमाग लगाओ पहले तो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि उधर ही आएगा, क्या कारण हो सकता है? तो देखो, मैंने ये भी बताया था कि जब दो वेक्टर सिमिलर हो तो उसका रिजल्टेंट बीचों बीच में जाता है। मैंने ये बोला था कि नहीं बोला था, तुम याद करो, पक्का बोला था सर। तो इसका यानी कि रिजल्टेंट जो है उधर ही जाएगा। अच्छा, रिजल्टेंट होगा कितना, और दोनों 90 डिग्री पर है, तो ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा बेटा वो हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, तो ये √2r हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखोगे ध्यान से तो तुमको एक बात समझ में आएगा कि उसके डायरेक्शन में, ओबी के डायरेक्शन में पहले से तो एक आर वेक्टर था ही, और दूसरा इन दोनों का रिजल्टेंट भी उधर ही आया √2 में आर, तो नेट कितना हो जाएगा रिजल्टेंट बेटा, वो हो जाएगा √2r प्लस में आर, तो ये हो जाएगा r और √2 प्लस में 1। क्या बात समझ में आई या फिर नहीं आई? आया होगा, पक्की बात है कि आ गया होगा। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। एक और बहुत बढ़िया सा सवाल कर लेते हैं जो कि आज का लेक्चर का सबसे लास्ट सवाल होगा, और आपको करने हैं वो सवाल। तो आपके सामने बोर्ड पर वो सवाल आएंगे, तो देखिए बोर्ड की तरफ में लिखा हुआ है कि द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ओ माय गॉड, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? यानी कि जो रिजल्टेंट जो है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में, मान लीजिए ये बी है वेक्टर, तो यानी कि जो सी वेक्टर जो है वो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर है, यानी कि ए वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। तो दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट। तो भैया पूछा है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा? जितना मैं काला दिख रहा हूं उतना मैं काला हूं तो नहीं, जो दिखता है वो होता है, जो दिखता है जो नहीं होता है, कुछ ये भी होता है, ये थीटा। ओके, तो यानी कि अगर मैं कैसे करूं, रिजल्टेंट दे दिया 90 डिग्री का। ऐसे IIT में बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं जिसका रिजल्टेंट कितना पे है बेटा, 90 डिग्री पे। क्या ये बात समझ में आ चुका है? अब ऐसे सवाल को बिल्कुल एक ही तरीका है करने का। तरीका क्या कहता है वो सुन लो। तरीका कहता है सॉरी, tan अल्फा इज इक्वल टू में क्या हम लोग लिख सकते हैं, b sin थीटा अपॉन में a प्लस में b cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे हो सकता है यहाँ p लिख दे, यहाँ q लिख दे, कुछ भी हो सकता है। p और q भी लगता सवाल में यही था, p एंड q, तो हम तो a एंड b ले लिए। क्या परेशानी है तुमको? कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना? तो p और q कर दो, तो a प्लस b। अब ये tan अल्फा जो होता है वो 90 डिग्री यानी कि इंफिनिटी होगा कि नहीं इंफिनिटी? तो इसको मतलब इंफिनिटी इज इक्वल टू में b sin थीटा अपॉन में a प्लस में b cos थीटा। बेटा जी इंफिनिटी का मतलब तो एक ही होता है कि ये इंफिनिटी होने का मतलब 100% a प्लस में b cos थीटा बेटा जी 0 होगा, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में a बाई में b, या फिर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, cos इनवर्स a अपॉन में b। क्या बातें समझ में आ गई? cos इनवर्स a अपॉन में b लिखा जाएगा। अगर यहाँ p है तो p बाई q, q बाई p। क्या वो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो गया? बिल्कुल हो गया होगा। तो आज का लेक्चर हम यहां पर ही एंड कर दे रहे हैं, और अगले लेक्चर में बहुत खूबसूरत सा टॉपिक लेकर हम आएंगे आपके लिए, जो कि कंपोनेंट निकालने के लिए दिया जाता है। तब तक के लिए, जब तक अगला लेक्चर नहीं आ जाए, जब तक आप खूब पढ़ाई करते रहिए, मस्त मजे कीजिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए, प्यार करने का मौका भी दीजिए। और इसी सोच के साथ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। आई होप कि आपने बहुत इंजॉय किया। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं
तो उसका लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से क्लिक करके आप हमारे आरसीपी के डॉट रूम से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और आप वहां पे अपने डॉट, फिजिक्स के डॉट पूछ सकते हैं। जब तक अगला लेक्चर ना आ जाए, जब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।